तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इनके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब बहुत सारे चार्जेस हमारे पास होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। तो आज का टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब एक सिस्टम के का मतलब होता है मोर देन वन या फिर मोर देन टू चार्जेस हमारे पास हैं, तो फिर हम कैसे एनर्जी उनके निकालने वाले हैं। तो मैं एक बार के लिए ये टॉपिक दो चार्ज लेके आपको करके दिखाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। फिर आप तीन चार पांच कितने भी हों फिर आप निकाल सकते हो, आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो यहां पे मैं कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूं अपनी, एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और एक पॉइंट है यहाँ पे ये, और एक पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट पे अभी कोई चार्ज वगैरह नहीं है, चार्ज तो हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो पहले कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं है और फिर हम वो चार्ज लेके आते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे पड़े हैं इंफिनिटी पे, Q1 है, Q2 है, Q3 है, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे इंफिनिटी पे पड़े हैं सारे के सारे। अब यहां से मैं मान लेते हैं कि 5 चार्ज यहां से और यहां पे ले आए हम, ठीक है। तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा पांचों चार्ज को लेके आने के लिए। तो जितना हम वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जब हम एक चार्ज को लेके आएंगे फिर दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे कोई चार्ज आ जाएगा, एक चार्ज हम यहाँ पे ले आए एक बार के लिए, तो जैसे ही सेकंड चार्ज लेके आएंगे तो सेकंड वाला चार्ज को फर्स्ट वाला चार्ज रिपेल करेगा या फिर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में, या फिर जितने भी चार्ज यहाँ पे आएंगे सभी के बीच कुछ ना कुछ फोर्स आपका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो वो हमारे वर्क डन होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। और जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस से या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन की डीलिंग करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट वहां पे होगा ही होगा। ओके, तो इसीलिए हम पहले ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो सारे के सारे चार्जेस जो है वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं। तो फिलहाल दो चार्ज के लिए हमारा टॉपिक है, तो दोनों के दोनों चार्जेस आपके इनफाइनाइट सेपरेशन पे हमने मान लिए। और इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब वो है तो ऐसा भी हमने मान लिया कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। तो जैसे ही मैं पहला चार्ज यहां पे लेके आता हूं, तो मान लेते हैं मैं कोई Q1 चार्ज इंफिनिटी से यहां पे ले आया और पॉइंट ए पे मैं हमने रख लिया उसको। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को लेके आता हूं तो मुझे जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को मैं W1 से डिनोट करता हूं। तो W1 इज द वर्क डन इन मूविंग Q1 charge from infinity to point number A। ओके, तो इसी तरीके से फिर हम W2 और मान लेते हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ओके, तो फर्स्ट वाला चार्ज जब मैं लेके आता हूं यहाँ पे A पॉइंट पे Q1 चार्ज, तो इसके आसपास और कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चार्ज जब आएगा तो कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है इसको रिपेल करने के लिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, और कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो हम जो वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन तो जीरो आएगा हमारा, क्योंकि कोई भी चार्ज इसको रिपेल ही नहीं कर रहा, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन आने वाला है इस चार्ज के ऊपर वो तो जीरो आ जाएगा ना। तो इसीलिए W1 कितना आ चुका है हमारा, जीरो। ओके, अब W2 निकालते हैं। W2 क्या कहता है, वर्क डन इन मूविंग Q2 चार्ज। तो मैं Q2 चार्ज को भी इनफाइनाइट सेपरेशन से और इस पोजीशन के ऊपर ले आते हैं, हम B पॉइंट के ऊपर ले आते हैं। तो जैसे ही B पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, अब एक चार्ज तो यहाँ पे आ चुका है ना पहले ही, Q1 चार्ज तो आ चुका है। तो Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड भी बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल वगैरह भी बने होंगे।
तो यहाँ पे ये वाला चार्ज तो अब सेकंड वाले चार्ज को रिपेल करेगा ना, जब हम सेकंड चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे, Q2 चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये वाला इसको रिपेल पक्का करेगा। ये पॉजिटिव में हमने मान रखा है चार्ज। ओके, तो अब हमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और अब हम कोई वर्क करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर, क्योंकि जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है हमारे वो कंजर्वेटिव है। ओके, तो यहां से वर्क डन का मैं फॉर्मूला देखना चाहता हूं कि कितना वर्क डन होने वाला है। तो वर्क डन के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने एक पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, एक टर्म पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सारे चार्जेस को इंफिनिटी से लेके आता हूं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता था तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे, लेकिन अगर इंफिनिटी से कोई चार्ज को आप लेके जाओगे तो सिर्फ पोटेंशियल में ही काम चलता है हमारा। तो पोटेंशियल हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहां से वर्क डन क्या हुआ, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल हो गया ना। तो जब मैं इस चार्ज को Q2 चार्ज को यहां पे लेके आऊंगा तो Q1 चार्ज ने इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल बना रखा होगा ना, तो उस पोटेंशियल को मैं V1 मान लेता हूं। तो यहां पे B पॉइंट का पोटेंशियल V1 या फिर VB मान सकते हो आप। ओके, और ये VB किसने बनाया है, ये फर्स्ट वाले चार्ज ने बनाया है, किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। तो VB क्या मान लिया हमने, VB is the potential of point B ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 चार्ज ने B पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना रखा है वो VB है। ओके, तो वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो वर्क डन क्या था, अभी फॉर्मूला आया था चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। तो कितने चार्ज को लेके आए हैं, Q2 चार्ज को, और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है VB। तो अब VB की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q2। अब VB पोटेंशियल एट पॉइंट B, ये वाला चार्ज बना रहा है, ये यहाँ पे कोई सेपरेशन भी होगी इनके बीच की, तो उसको मैं कुछ R12 मान लेता हूं। ओके, तो यहां से इस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है 1/4πε0 चार्ज, कौन सा चार्ज, जो पोटेंशियल बना रहा है, तो फर्स्ट वाले चार्ज ने बनाया है तो Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कितनी दूर बना रहा है, R12, सेपरेशन पे है ये। तो ये हमारा वर्क डन आ चुका है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना हमारा वर्क लग गया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूं तो टोटल वर्क डन इन मेकिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। और W1 कितना है आपका, 0। W1 तो 0 ही आ गया था, फर्स्ट वाले चार्ज को लेके आने में कोई वर्क हमको नहीं करना पड़ा था क्योंकि कोई भी और चार्ज यहाँ पे नहीं था। और W2 कितना आया हमारा, ये आया है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, जो कि हमने R12 माना है। तो यही सारा का सारा वर्क डन किस फॉर्म में बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो दिस वर्क डन is stored as potential energy of this configuration। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट कर लेते हैं, तो U कितना बना, 1/4πε0 Q1 Q2 R12। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई डायरेक्शन वगैरह तो होती नहीं है पोटेंशियल एनर्जी की, स्केलर क्वांटिटी ये होती है हमारी। तो दो चार्जेस के बीच ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है। अब मैं आपको 3 चार्ज लेके दिखाता हूं और इसी तरीके से आप 4 चार्जेस का भी निकाल सकते हो, 5 का भी निकाल सकते हो, सेम कंसेप्ट आपको रखना है। तो अगला टॉपिक देखते हैं हमारा,
फॉर 3 चार्जेस। तो अब की बार 3 चार्ज हमने लिए हैं, यही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक चार्ज ये ले लेते हैं, एक चार्ज ये ले लेते हैं, और एक यहां पे चार्ज। तो इन तीनों चार्जेस के बीच थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर। यहां पे Q1 चार्ज लेके आएंगे, फिर Q2 चार्ज लेके आएंगे B पॉइंट पे, और यहां पे फिर Q3 चार्ज लेके आएंगे C पॉइंट पे। तो चार्ज आते रहेंगे, वर्क डन करते रहेंगे, देख लेंगे सब क्या होगा। तो मैं फर्स्ट वाले चार्ज को लेके आता हूं, और सारे के सारे चार्ज आपको कहां से लेके आने हैं, इंफिनिटी से। Q1 Q2 Q3, पहले सारे के सारे चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, क्योंकि वहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखी है हमने। तो इंफिनिटी से फर्स्ट वाले चार्ज को लेके आएंगे, फिर सेकंड को, और फिर थर्ड को। तो W1 W2 और W3 इस तरीके से वर्क डन मान लेते हैं हम। तो W1 इज द वर्क डन in moving first charge, W2 is the work done in moving second charge। बट आपको ध्यान रखना है, जब मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा तो फर्स्ट चार्ज आ चुका है, तो मैं यहां पे ये लिखना बेटर होगा कि वर्क डन इन मूविंग सेकंड चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट की प्रेजेंस में लेके आ रहे हैं सेकंड को। और W3 वर्क डन इन मूविंग थर्ड चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ। अब किसकी प्रेजेंस में, अब 2 चार्ज आ चुके हैं और तीसरा आप लेके आना चाहते हो, तो 2 चार्ज आ चुके हैं Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2। ओके, तो जितना वर्क डन होगा, तो यहां से हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे हमारा क्या होगा। तो मैं W1 W2 और W3 टोटल निकाल लेता हूं। तो W1, तो एक बार मैं इनके बीच की डिस्टेंस भी देख लेता हूं, क्या क्या इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे Q1 लेके आएंगे मान लेते हैं, और यहाँ पे Q2 चार्ज, और यहाँ पे Q3 चार्ज। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैंने मान लिया R12। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैंने मान लिया R13, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने मान लिया R23। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। तो आप R12 की बजाय R21 मानो, R कुछ भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो मन करे वो मान सकते हो। तो W1 कितना आएगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं है। तो कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई भी रिपल्शन नहीं है, किसी के अगेंस्ट आपको वर्क नहीं करना है, तो वर्क डन 0 आ गया। सिमिलर प्रोसीजर से W2 निकालेंगे अगर, तो जब मैं W2 को लेके आता हूं तो सिर्फ किसकी प्रेजेंस है, फर्स्ट चार्ज की प्रेजेंस है ना, सिर्फ Q1 की प्रेजेंस है सिर्फ। तो Q1 की प्रेजेंस है, तो Q1 की प्रेजेंस में मैं Q2 को लेके आना चाहता हूं। तो यहां पे Q2 पे फर्स्ट वाले ने कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल बनाया होगा, क्योंकि मुझे पता है वर्क डन के फॉर्मूले क्या है, वर्क डन चार्ज टाइम्स पोटेंशियल होता है ना, अभी हमने पढ़ा था पिछले ही टॉपिक में। तो वर्क डन इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, कितना चार्ज आप लेके आ रहे हो और जिस पॉइंट पे लेके आओगे उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। ओके, तो जब मैं सेकंड चार्ज को लेके आता हूं तो चार्ज कितना है मेरा Q2, और जिस पॉइंट पे रखना है उस पॉइंट पे किस चार्ज ने पोटेंशियल बना रखा है, पहले वाला चार्ज आ चुका था Q1, तो Q1 ने अपना पोटेंशियल बना रखा है। तो यहां पे मैं V1 लिखना चाहता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है यहाँ पे। तो V1 पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर। तो यहां पे मैं 1B लिख देता हूं, फर्स्ट की वजह से B पॉइंट पे पोटेंशियल। तो फर्स्ट की वजह से B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे अगर हम, तो ये कितना आएगा आपका, W2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, पहले वाला चार्ज ने बनाया ना पोटेंशियल,
तो पहले वाला चार्ज कितना है Q1, और जिस पॉइंट पे बना रहा है वो डिस्टेंस कितनी है, R12 डिस्टेंस है, तो R12। ओके, ये हो गया हमारा W2। W1 हम पहले निकाल चुके हैं, अब मैं W3 निकालता हूं। तो W3 फिर से आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। ओके, और पोटेंशियल कौन सा, तो पोटेंशियल इस सी पॉइंट का, सी पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है ना मुझे, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल, अब दो चार्ज आ चुके हैं आपके, तो फर्स्ट वाले ने और सेकंड वाले ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे पोटेंशियल बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना बना हुआ है, तो पोटेंशियल फर्स्ट वाले ने भी बना रखा है, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। फर्स्ट वाले चार्ज ने सी पॉइंट पे पोटेंशियल बना रखा है अपना कुछ ना कुछ, और पोटेंशियल सेकंड वाले चार्ज ने भी कौन से पॉइंट पे, सेकंड वाले चार्ज ने भी सी पॉइंट पे बना रखा है, तो दोनों ने मिलके यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ बनाया होगा। और मुझे डायरेक्शन तो देखनी भी नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, स्केलर क्वांटिटी है ये आपकी। तो अब इसका और इसका फॉर्मूला रख देंगे हम, तो क्या बनेगा, W3 इज इक्वल्स टू, और चार्ज कितना लेके आ रहे हैं हम, Q3, हम Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे Q3 आएगा आपका। तो यहां पे इसकी वैल्यू रखते हैं 1/4πε0। फर्स्ट वाले चार्ज ने बनाया तो Q1, डिस्टेंस कितनी, 1 से C तक की डिस्टेंस R13 मान रखिए, तो R13 प्लस 1/4πε0 सेकंड का पोटेंशियल, तो सेकंड चार्ज कितना है Q2, और पोटेंशियल सेकंड ने कितनी दूर 23, R23। ओके, तो ये हमारा बना। अब आपके पास सारे के सारे वर्क डन आ चुके हैं, आपका कोई और फोर्थ चार्ज भी अगर होता सिस्टम के अंदर, तो फिर उसको लेके आने में फिर ये तीन चार्ज अपना पोटेंशियल बनाते, तो हम वो भी निकाल सकते थे। अब इसी को सोल्व करते हैं आगे, इसको रब कर देता हूं मैं एक बार के लिए। तो यहां से टोटल वर्क डन कितना आया, W1, W2 और W3 को ऐड करेंगे, तो यहां से दिस इज 0 और W2 कितना है, W2 इज 1/4πε0 Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस R12। W2 हो गया, W3 देखते हैं, W1 0 था हमारा, W3 कितना आएगा 1/4πε0 Q1, सॉरी यहाँ पे Q3 था आपका, Q1 Q3 divided by R13 and this is 1/4πε0 Q2 Q3 R23। तो ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया है, और यही टोटल वर्क डन किस फॉर्म में आपका स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, यही सेम टर्म, आप इसको यहां लिख सकते हो, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा यहाँ फॉर्मूला देख के कि पोटेंशियल एनर्जी तीन चार्जेस के बीच कैसे निकलेगी। तो दो दो के पेयर बनेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ थर्ड, तो सारे के सारे पेयर बनाने होते हैं आपको, और उनके बीच के डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी of a single charge placed in external field देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कुछ चार्जेस लेके आ रहे थे और उन्हीं चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे थे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की है। लेकिन अब आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही बना हुआ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ गया तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो वो चीज हम निकालना चाहते हैं एक सिंगल चार्ज की। फिर मैं दो चार्ज के और निकाल के दिखाता हूं आपको।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। और यहाँ पे मैं एक चार्ज को लेके आना चाहता हूं इन्फिनिटी से, तो ये हम ले आए, किसी भी पॉइंट पे ले आए, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी मान लेना हमारी, क्योंकि मुझे पॉइंट्स तो बताने हैं ना कि कोई पॉइंट कितनी दूर है, किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं और अपना कोई टेस्ट चार्ज क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेके आने के लिए कितना हमको वर्क डन करना पड़ा, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इस पूरे चैप्टर में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं हमारे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस ही हैं। ओके, तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी वहां पे आप वर्क डन ही देखोगे, सिर्फ वर्क डन आप कितना कर रहे हो किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन करता हूँ और वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और वर्क डन के फॉर्मूले तो आप पढ़ चुके हो, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। तो इस तरीके से यहाँ भी इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा आपका। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं V है, तो V इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। तो वर्क डन कितना होगा, चार्ज, किस चार्ज को लेके आए हैं, Q चार्ज को, और कितना पोटेंशियल है इसका, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज V। तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड इज चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो आपको लग रहा होगा पीछे भी ऐसा ही कुछ किया था हमने, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे कोई चार्ज था पहले, और इस चार्ज की प्रेजेंस में हम दूसरा वाला चार्ज लेके आते थे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां था वो इस चार्ज ने बनाया हुआ था, तो मुझे स्पेसिफिक पता था कि कौन से चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो अनस्पेसिफाइड है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया है। अगर वो देता कि यहाँ पे कोई चार्ज है और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, उसकी प्रेजेंस में मैं इस चार्ज को लेके आता हूँ, तो फिर मैं इसका पोटेंशियल भी बता सकता हूँ ना कि इस चार्ज की वजह से इतना सारा पोटेंशियल है, तो मैं पोटेंशियल की वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल आपको ये नहीं पता है कि किस चार्ज ने या फिर किस कॉन्फ़िगरेशन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो हमको चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के बारे में पता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला एक्सटर्नल फील्ड के लिए काम आता है हमारा। तो अब मैं दो चार्जेस की बात करता हूं, इस फॉर्मूले को याद रखना आप। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, और सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चार्ज आपको लेने हैं आपकी बार। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, ये आपका कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड में कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे कि पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इस पॉइंट पे हम कोई चार्ज ले आएंगे Q1 और इस पॉइंट पे लेके आएंगे Q2। तो दो चार्जेस हम लेके आएंगे यहाँ पे। ओके, और इन पॉइंट का कुछ पोटेंशियल भी होगा ना स्पेसिफिक। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कुछ VB। ओके, तो फर्स्ट चार्ज को लेके आने में वर्क डन होगा, फिर सेकंड चार्ज को लेके आने में भी एक वर्क डन होगा यहाँ पे। तो W1 is the work done
in moving q1 charge in external electric field. W2 is the work done in moving q2 charge. ओके, तो W1 और W2 दोनों हम निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ देखो, W1 कैसे निकालेंगे हम, वर्क डन, अभी अभी बताया था वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज टाइम्स पोटेंशियल होता है। तो ये वाला चार्ज तो है नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही चार्ज को लेके आ रहे हैं। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल होता है। तो चार्ज कितना Q1 लेके आए हैं और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं कितना है, लेकिन VA लिख देता हूं मैं इसको, VA ही लिख दिया क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है ना किसने बनाया है, तो जितना भी होगा वो VA मान लिया हमने। ओके, इसी तरीके से W2 निकालते हैं, वर्क डन इन मूविंग सेकंड चार्ज। तो फिर से वही फॉर्मूला, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल देखो इस सेकंड पॉइंट पे, इस सेकंड पॉइंट पे एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पहले ही कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल था। ओके, पहले ही कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल था ना यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना हुआ है, तो इस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा तो रिपल्शन वगैरह तो होगी ना इसको, तो पहले ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल था इस पॉइंट का, जिसको हमने VB कंसीडर कर लिया। ओके, तो VB उस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो पहले वाला चार्ज हम लेके आए हैं, इसने भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना दिया ना, जो हम एक चार्ज ले आए इसने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना दिया किसी R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस है इनके बीच की। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे जो पोटेंशियल बनाता है उसको मैं लिख देता हूं V1B, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन द पॉइंट B। अब कर लेते हैं इसको सोल्व, W2 Q2 VB प्लस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q1 है और B पॉइंट पे मतलब कितने डिस्टेंस पे बनाया है, R डिस्टेंस पे बनाया है, तो दिस इज R। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा तो दिस इज W1 W2 एंड W3 का सम। तो टोटल वर्क डन दिस इज इक्वल टू Q1 VA प्लस W2 करेंगे अब, तो W2 क्या होगा, W2 आपका होगा Q2 VB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, Q1 Q2 बाय R, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो Q1 VA Q2 VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी बनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम दो चार्ज लेके आए थे, और इससे पहले भी हमने दो चार्जेस के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था, जो कि हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, दोनों के बीच के डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे दो टर्म एक्स्ट्रा आ गई हैं, Q1 VA और Q2 VA, क्योंकि ये भी तो पोटेंशियल, ये भी तो आपके वर्क डन ही है, दो के बीच ये था, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिन पॉइंट पे रखे हैं उनका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल था, और उन पे भी लेके आने में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, और इन दोनों के बीच की तो थी ही पोटेंशियल एनर्जी वाली। तो ये टॉपिक पहले वाले टॉपिक से अलग है, वहां पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो एक्सटर्नल पोटेंशियल भी नहीं था, तो VA और VB तो जीरो हो गए, तो सिर्फ यही बचा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड भी है। ओके, तो अब हमने दो चार्जेस पढ़ लिए हैं, ये कोई भी चार्ज, रैंडम चार्जेस हैं आपके Q1 और Q2, लेकिन आप एक टॉपिक और पढ़ चुके हो पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और उस डाइपोल की वजह से मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाता हूं। जब मैं एक डाइपोल को, स्पेशली दो चार्जेस हैं वो जो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं, किसी फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, उन दोनों चार्जेस को, उस डाइपोल को जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये देखते हैं। तो टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख लिया हमने, किसी भी डायरेक्शन में आप रख लेना। ये आपका माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, और आपको पता है डाइपोल के जो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम 2a मानते आए हैं अब तक, ठीक है। और यहाँ पे एक वेक्टर भी होता है हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जिसको हम P से डिनोट करते आए हैं, और ये हमारा P क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जो कि 2aq ये होता है इसका फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा P डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एक एंगल भी बना हुआ है थीटा, कि मैंने किसी भी एंगल थीटा पे रख लिया इसको। ओके, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, अब आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्सेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं, वो आपके अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ, नेगेटिव पे यहाँ। और आप पढ़ चुके हो, जब आप एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रखते हो तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो होता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, लेकिन ये चार्जेस एक कपल का काम करते हैं, और यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, तो यहाँ पे एक टॉर्क होगा, और वो टॉर्क लगेगा यहाँ पे। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम पढ़ चुके हैं, कितना आता है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है उसका, P साइन थीटा का, टॉर्क का सॉरी, और ये P क्रॉस E से हम इसको लिखते थे, P साइन थीटा। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं कि ये वाला टॉर्क जो है इसको रोटेट करवा देगा, और रोटेट करवा के इसको जीरो एंगल पे ले आएगा, ठीक है ना। ये टॉर्क तब तक लगता ही रहता है जब तक एंगल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। ये डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, मतलब एंगल आपका 0 या फिर 180 डिग्री ना हो जाए, तो उस टॉर्क की वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस टॉर्क के अगेंस्ट एक टॉर्क लगाते हैं, हमारा टॉर्क होगा इस डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दे दिया टॉर्क एक्सटर्नल। ओके, और एक टॉर्क यहाँ पे पहले ही लग रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इसको इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क इसके ऊपर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इक्वल टॉर्क ही लगाना है हमको, क्योंकि मैं नेट एक्सेलरेशन नहीं चाहता हूं यहाँ पे। और कौन सा एक्सेलरेशन, यहाँ पे चीजें रोटेशन कर रही हैं, तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बातें यहाँ पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसी तरीके से एंगुलर क्वांटिटी में फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मास का जो एनालॉग है एंगुलर क्वांटिटी में वो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, +1 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। एंड लीनियर एक्सेलरेशन का क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स का टॉर्क हुआ। तो अगर एक्सेलरेशन 0 रखते थे तो फोर्स भी कितना, 0। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं रखेंगे तो टॉर्क भी कितना, 0। या फिर अगर मैं नेट टॉर्क को 0 कर दूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही काम आपको करना है, किसी एंगुलर एक्सेलरेशन के बिना ही इसको आपको रोटेट करवाना है, ठीक है ना। किसी जो टॉर्क पहले लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको एक वर्क करना है। ओके, तो मान लेते हैं आपने इसको कर दिया रोटेट,
और कोई स्मॉल एंगल से कर दिया जो कि होगा आपका डी थीटा। ये आपका वेरी वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा है। पहले थीटा 1 पे हो गया आप, और फिर आप थीटा 2 पे चले गए। जो चेंज आया है आपने एंगल का, जो चेंज कर दिया वो डी थीटा है। ओके, तो वर्क डन in rotating the dipole against torque without any angular acceleration is W। ओके, तो मैं इसको W मान लेता हूं वर्क डन को। तो वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकलने वाला है देखते हैं। मैं स्मॉल वर्क डन निकालूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं डी थीटा से ही इसको रोटेट करने वाला हूं। तो मैंने इसको डी थीटा से रोटेट करवा दिया। ठीक है, पहले थीटा 1 होगा कोई एंगल, और फिर बाद में मैंने इसको थीटा 2 पे लेके गए। तो डी थीटा से मैंने इसको रोटेट करवा दिया। तो स्मॉल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू, वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो हम अभी अभी पढ़ रहे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट आपको लेना होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हम ले लेते हैं। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल होते हैं दोनों के दोनों, एफ भी और आपका डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन एंगुलर क्वांटिटीज के लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं था, ये लीनियर क्वांटिटीज के लिए था। लेकिन जब रोटेशन होती है तब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स के लिए ये टाउ, हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो बदल जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और ये हमारा जो फोर्स है वो टॉर्क के अंदर बदल जाता है। तो फॉर्मूला ये है। तो यहां से दिस इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, और यहां से अगर मैं टोटल निकालना चाहूं तो टोटल इंटीग्रेशन कर देता हूं और लिमिट्स लगा देते हैं थीटा 1 टू थीटा 2 के। इनिशियली थीटा 1 पे था हमारा डाइपोल, और बाद में थीटा 2 हम ले गए, और चेंज जो मैंने किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने किया है वो डी थीटा का है। तो यहां से टोटल वर्क डन दिस इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू पीई साइन थीटा, टॉर्क हमारा पीई साइन थीटा होता है, और साथ में डी थीटा, और हमने इंटीग्रेशन किया थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, पी और ई तो यूनिफॉर्म है आपका, और पी भी कांस्टेंट ही होता है एक डाइपोल के लिए। अगर एक डाइपोल है आपके पास तो पी आपका कांस्टेंट होगा 2a क्यू। ओके, तो यहां से इंटीग्रेट अगर करेंगे तो पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पीई अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हमारा वर्क डन के लिए फॉर्मूला बना, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यही एनर्जी यही वर्क डन हमारा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि 30 डिग्री से 60 डिग्री पे डाइपोल को लेके गए, बोलो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, तो यहाँ पे थीटा 1 30 डिग्री रखोगे आप, थीटा 2 आप 60 डिग्री रख दोगे और कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो कि डाइपोल को 60 डिग्री पे रख दिया तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप सोचोगे कि 60 डिग्री पे है तो इनिशियल स्टेट क्या है, पहले कहां था वो। आपको दो थीटा की जरूरत है यहाँ पे, एक जहां से आप लेके आए हो और एक जहां पे आप लेके जाओगे उसको। तो होता क्या है, इस डाइपोल में हम पोटेंशियल एनर्जी ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास फ्रीडम होती है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को चूज करने की। तो मैं किसी पॉइंट पे यहाँ पे एक सिचुएशन मान लूंगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, या फिर इस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस पॉइंट पे ही काम करती है हमारी। तो इस थीटा 1 को जो इनिशियल एंगल है इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा 1 को हम हमेशा 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं कि जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगा तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी उस डाइपोल के पास जीरो होगी। इसका भी एक रीजन है मानने का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा 2। अब थीटा एक ही बचेगा, कोई भी थीटा हो चाहे वो, माइनस cos 90। अब ये तो मैंने फिक्स ही कर दिया ना, और cos 90 आपका कितना होता है, 0 होता है, तो ये गया। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस थीटा। अब 60 डिग्री पे है तो 60 एंगल रख दो यहाँ पे, अगर वो आपका 120 बोले तो 120 रख दो, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की। तो ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला बन चुका है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल के लिए।